ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 19 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस इसके जा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है। देखिए, नहर बनाने नेटवर्क के लिए सबसे फेमस जो सुल्तान था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीटी रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड जो है शेर शाह सूरी के शासन काल में बनाई गई थी, यानी कि शेर शाह सूरी के शासन काल में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें तो 1857 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। ठीक है। और अकबर की बात करें तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इन्हें 23 मार्च 1931 में इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो मार्च 1931 में, कब? 23 मार्च 1931 में इन्हें शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन सभी तीनों को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का जो विद्रोह था वो बहुत ही फेमस है। वहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुआ था और यहीं से हमारे देश को आज़ाद करने की शुरुआत हुई थी। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1857 से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग केवल समान मत होने की स्थिति में कर सकता है। केवल समान मत होने की स्थिति में कर सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार देखा जाए तो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की क्या है? व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्न में से कौन सा उल्लेख करता है? तो संविधान का जो प्रस्तावना है ना, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना उल्लेख करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। कितना है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की और 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट,
प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन जो है वो कृष्णा बेसिन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़े मीठी पानी का झील कौन सा है? तो दुनिया के सबसे बड़े मीठी पानी का झील जो है वो लेक सुपेरियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान जो सबसे पहले मेधा पाटकर ने शुरू किया था। मेधा पाटकर ने शुरू किया था। तो ऑप्शन डी बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबर का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में रबर का पौधा जो है अधिकतम केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और भारत का विश्व में रबर उत्पादन में चौथा स्थान, ये भी जान लीजिए। भारत का विश्व में रबर उत्पादन में चौथा उत्पादन है। और रबर जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। क्या है? रबर जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़ थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? हरित क्रांति का जनक। और बिमल जालान जो थे ये भारत के 1997 से 2000 के बीच में गवर्नर रहे थे। अब पी चिदम्बरम की अगर हम बात करें तो मई 2004 से नवंबर 2008 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, जब एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? देखिए जब भी एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य क्या होता है? W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाता है? 90 डिग्री। जब cos थीटा 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? इन सभी को जीरो कर देगा। तो कोई कार्य नहीं होगा। कार्य होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत होता है, मान लीजिए इस तरीके से होगा, तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कार्य कह दिया जाएगा कि कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो देखिए वृद्धि की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, देखिए वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहेगा द्रव्यमान जो है, लेकिन वस्तु की गति बढ़ाने के लिए वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की अगर गति बढ़ेगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगा, तो मान लीजिए 5 बढ़ेगा तो 5 का स्क्वायर 25 ना हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि के लिए गति इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ऊर्जा की वृद्धि की कैसे होगी? जब गति में वृद्धि होगी तो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। स्मॉल जी का मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, क्या होता है, mgh। अब m हमको यहाँ पे दिया है 20 किलोग्राम दिया है, h हमारे पास दे दिया है 10 मीटर और स्मॉल g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 गुना 10 गुना 10 यानी 2000 जूल क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन है ये देखना है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, या गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, यही गलत है। क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी वस्तु में उसकी किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो होती है, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा होती है, ये सब क्या स्थितिज ऊर्जा में होती हैं। तो बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता है। कभी अकेले नहीं रहने वाला क्या है, तो बल जो है, बल कभी भी अकेले नहीं रहता है। F बराबर क्या होता है, m, यानी द्रव्यमान के साथ त्वरण भी रहता है। अब बल क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर गुरुत्वीय की बात की जाए तो F बराबर mg भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है। तो देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह जो होता है वो 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा का पूर्ण जो है अभिक्रमण करने के लिए, परिक्रमण करने पर 24 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है, 24 दिन का समय लेता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो होता है घनत्व के अनुपातिक होता है। क्या होता है, घनत्व के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता है। ठीक है, वायु दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। क्या करता है, क्रायोजेनिक जो होता है वो कम तापमान को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो थर्मिस्टर जो है एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। देखिए, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। यही है, ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो एवं प्लाज्मा। ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ये भी आप जान लीजिए। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि की विशेषता है कि समान आकार का, आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, समान आकार का, आभासी और सीधा होता है। तो अब समान आकार, सीधा और आभासी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा हम लोग जो आईना देखते हैं वो समतल दर्पण कहलाता है। क्या है, वो समतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर 40 वोल्ट
0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे V कितना दिया है, V आपको दिया है V ये है, V कितना दिया है 40 वोल्ट, और यहाँ पे Q कितना दिया है 0.5 कूलाम। फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, W बराबर V गुना Q। अब V गुना Q यानी कि 40 गुना 0.5 यानी कि 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। तो किस में विसरण, तो गैस में विसरण जो होता है, गैस में विसरण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। गैस में पदार्थ का वो गैस जो है पदार्थ का वो भौतिक अवस्था होता है जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसलिए गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, और गैस के अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है, वो सीधे जाएगा तो सीधे जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो किस यौगिक में अधिक परमाणु होंगे, तो HNO2 में कितना है, 2 हैं। H2SO4 में 7 परमाणु हैं। CO2 में 3 परमाणु हैं, और सॉरी इसमें HNO2 में 4 परमाणु हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना है, तो 5 परमाणु हैं। तो सबसे अधिक किस में है, H2SO4 में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं। तो एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या क्या होगी। देखिए अणु की संख्या हम कैसे निकालते हैं, दिए गए कणों की संख्या बट्टा अवगाद्रो की संख्या। ये जो संख्या होता है अवगाद्रो की संख्या होती है। तो अणु की संख्या हम कैसे निकालेंगे, दिए गए कणों की अणुओं की संख्या कितना है 3.0115 इंटू 10⁻23 बटा अवगाद्रो की संख्या कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये 10⁻23 और 10⁻23 कट गया, ये आ गया। मान लीजिए ये कट जाए 3 दूनी 6 2 बार में 1/2, तो इसकी संख्या 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, N की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी। अगर N की परमाणु संख्या 7 है तो फिर नाइट्रोजन की परिवार के सदस्यों की परमाणु संख्या क्या हुई है, से पूछ रहा है। देखिए आवर्त सारणी के समूह 15 में उपस्थित तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन का 7, N का 7, तो P का 15, S का 33, तो तीसरे सदस्य का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा तक क्या होता है, आर्सेनिक होता है। तो आर्सेनिक का कितना हो जाएगा 7, 15, 33, ठीक है। तो आप ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है। तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम जो है Hg, Ni, W और Ag। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक के प्रकार जो हैं ग्रंथियां बनाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जंतु के शरीर को
ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अस्थायी ऊतक जो हैं मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्य ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए। निम्नलिखित में से किसे टायरन लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो टायरेनोसोरस रेक्स को क्या कहा जाता है, टायरन लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। टायरेनोसोरस जो है लुप्त डायनासोर का एक प्रजाति होता है। यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। ठीक है, इसकी लंबाई 12.8 मीटर के आसपास थी, यानी कि 42 फुट थी। चलिए नेक्स्ट। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई जो थी वो क्या थी, जाति थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो मानव शरीर में यकृत का जो आकार होता है सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगर इसकी वजन की बात की जाए तो 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के बीच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिसिली टायसन का निधन हो गया, ये कौन थी। तो सिसिली टायसन ये ऑस्कर नामित 88 वर्ष की प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और 2019 और 21 का जो विश्व कैंसर दिवस का जो विषय था IMNI बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमेजन के नए CEO की जगह किसने ली है। तो अमेजन के नए CEO की जगह एंडी जेसी ने लिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अमेजन का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सिएटल वाशिंगटन में है और अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ है। चलिए नेक्स्ट। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो ये आपको चंडीगढ़ में हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया है, जिसका उद्देश्य है समाज में एक समान कार्यात्मक मानव के रूप में एक एम्प्यूटी लाना। ठीक है, नेक्स्ट। एयर इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ बेंगलुरु में हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में येलहंडा में शुरू हुआ है। ठीक है, ये एक रक्षा प्रदर्शनी है जिसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कई विमान और कोस्ट गार्ड दिखाई देंगे। ठीक है, वर्ष 2021 में यह 13वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य ने कोविड वॉरियर मेमोरियल निर्माण का फैसला लिया है। तो कोविड महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने उड़ीसा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और उड़ीसा के राज्यपाल की बात की जाए तो गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो जलाभिषेकम अभियान जो है ये राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादक दिवस जो है ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।